हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के सबसे अच्छे एडिटोरियल्स और न्यूज का IQIP यानी इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो महत्वपूर्ण होता है अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स फॉर मेंस बोथ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बड़ा करने के लिए, और साथ ही स्टेट PCS के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण। अगर आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, BA भी कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपके आंसर को बहुत इंपावर कर देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। लेकिन आज की चर्चा में जाने से पहले बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे, मुझ पर भी उतनी ही बनी रहे। इसका आशीर्वाद आप सबको अपनी तरफ से देना चाहूंगा और मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और जितना मेरे अंदर का रस हो सकता है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो आप तक मैं पहुंचा पाऊं, उसको आप निचोड़ सकें। आज के दिन मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि मुझे भी ऐसी शक्ति दें कि मैं ऐसा कर पाऊं। मेरे बच्चों, सबसे पहले इस कविता का हम लोग पाठ करते हैं, इस श्लोक का पाठ करते हैं, जिससे कि हम सब मां सरस्वती को अपने जीवन में प्रवेश करा सकें और उसके पश्चात हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करें। मेरे साथ आप लोग पढ़ते चलिएगा और बढ़िया से एक रिदम में। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहे सदा वंदिता। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवहे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। जय मां सरस्वती। ये कलम की ताकत है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अपनी कलम की ताकत को पहचानिए। कोई भी आपसे आगे है पीछे, आप चिंतन मत कीजिए, केवल अपनी कलम की ताकत पर आप विश्वास रखिए। एक दिन समय लगेगा लेकिन आप जीतेंगे। समय लगेगा लेकिन आप जीतेंगे। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से आज की क्लास की शुरुआत की जाए। विश्व इतिहास का रेफरेंस इस समय चल रहा है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति है, यानी भू राजनीतिक संकट की स्थिति है, और भू राजनीतिक संकट को रिप्रेजेंट करने वाले कल बहुत सारे आर्टिकल्स थे, आज भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इस संदर्भ में मैं कलम की ताकत को आपको बताना चाहता हूं। फ्रांस की क्रांति से फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए महत्वपूर्ण है 1789, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इस दुनिया को 3 शब्द दिए, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, और उसके साथ साथ है इक्वलिटी। 3 सिद्धांत जो आज आप अपने संविधान की प्रस्तावना, आज अपने संविधान के सभी बेसिक्स में, या हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें आप प्राप्त करते हैं, वह 1789 में फ्रांस की क्रांति से आया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार पूछा गया है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल बच्चे होंगे वो जानते होंगे, और ये प्रश्न और इसका आंसर सभी बच्चों को जाना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछता है कि अगर दार्शनिक ना होते तो फ्रांस की क्रांति ना होती। चेक करिए, कई बार आया, हमारे टाइम पे भी आया है और उसके पहले भी आया है, वर्तमान समय में भी आया। यानी अगर दार्शनिक ना होते तो फ्रांस की क्रांति ना होती। सोचिए आप, इसका मतलब फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध जो असंतोष फैला हुआ था, उस असंतोष को फैलाने में आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा कारण था। प्रशासनिक अक्षमता दूसरा बहुत बड़ी कारण थी। यानी पॉलिसी पैरालिसिस, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस का एक साइकिल चल रहा था वहां, और जनता रोटी के लिए, यानी पेट भुखमरी का शिकार थी, रोटी के लिए तरस रही थी।
सामंत, धर्म और राजा तीनों मिल करके, यानी चर्च, सामंत यानी पादरी, जो उच्च पादरी, सामंत और राजा मिल करके एक विशेषाधिकार प्राप्त समाज बना चुके थे, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इस प्रकार के 3 स्टेट थे उसमें। थर्ड स्टेट में सभी मिडिल क्लास और आम जनता, जिनकी स्थिति बहुत ही कमजोर। फर्स्ट में, सेकंड में मजबूत लोग, सामंत, चर्च और उनके ऊपर निरंकुश राजा। यानी चारों तरफ हाहाकार था, अव्यवस्था थी, असंतुलन था। लेकिन दार्शनिक ना होते तो फ्रांस की क्रांति ना होती। सोचिए, लोगों के पेट में रोटी नहीं है, लोग गुस्से में, लेकिन तब भी क्रांति नहीं हो रही है। तो पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। जब दार्शनिकों ने लिखना शुरू किया, मां सरस्वती की कृपा से, जब उन्होंने लिखना शुरू किया, किसने? रूसो ने। जब किसने? दिदरो ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। जॉन लॉक के विचार जब बाहर से आने लग गए, और वैसे ही फ्रांस की क्रांति हो गई। क्यों? क्योंकि जो विचारक होता है, जो जिसकी कलम चलती है, वो समाज में व्याप्त तनाव को एक जवान देता है। किसके द्वारा? अपनी लेखनी के द्वारा। उन्होंने असंतोष को उजागर किया, नए नए प्रिंसिपल्स दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी रूसो की। मॉन्टेस्क्यू ने बताया सेपरेशन ऑफ पावर, एक राजा में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। यानी जो आज आप पढ़ते हैं ना पॉलिटी में सेपरेशन ऑफ पावर, इसके फादर हैं मॉन्टेस्क्यू। दिदरो ने चर्च पर प्रहार किया, चर्च के आडंबरों पर प्रहार किया। जॉन लॉक के मानवतावादी विचार लोगों तक पहुंचे। परिणाम क्या हुआ? वह आक्रोश दार्शनिकों के शब्दों के साथ विध करके और फ्रांस की क्रांति कर बैठा, और निरंकुश राजा को गद्दी से उतार दिया गया। तो क्या समझ पाए आप सब लोग कि मां सरस्वती में कितनी ताकत है? अरे भाई, इतनी ताकत ना होती तो यूपीएससी ने भी तो आपसे प्रश्न पूछा, शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। पूछा कि नहीं पूछा? टू एज स्वॉर्ड, यानी कि ऐसी तलवार जिसकी इधर भी धार हो और इधर भी धार हो। कटप्पा बाहुबली की तरह, एक बार इधर से मारे फिर एक बार इधर से मारे, दोनों तरफ से लोग कट रहे हैं। इतनी ताकत, लेकिन शब्द उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये शब्द की ताकत आपके पास कहां थी? मां सरस्वती की असीम अनुकंपा से। ये तब आएगी जब आप हम्बल होंगे, विनम्र होंगे। जैसे ही आपके अंदर घमंड या नेगेटिविटी आएगी, आप विश्वास करिए, दोनों ही परिस्थितियों में मां सरस्वती आपका साथ छोड़ेंगे। आप इनकी आराधना करिए, इनकी आराधना मत करिए। मैं नियमित उपासक नहीं हूं, नियमित पूजा पाठ में नहीं कर पाता हूं, और इसको अपने व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी कमी में मानता हूं। करना चाहिए, क्योंकि इससे मनोबल आपका मजबूत होता है। किसी भी आप धर्म के हों, अपने अपने धर्म के जो आराध्य हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। इसमें कहीं से बुराई नहीं। कर्मकांड की तरफ मैं नहीं आपको ले जाना चाहूंगा, लेकिन आराधना, उपासना बिना मध्यस्थ के आप चुपचाप कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप नेगेटिव नहीं हैं, अगर आप ईमानदार हैं, मां सरस्वती आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसा मैं महसूस कर पाता हूं मेरा पीछा, मैं उनके पीछे हूं, वो भी मेरे पीछे है कि यार ये ठीक आदमी है, इसके साथ इसका साथ दो। इसीलिए आप देखिए कि प्रतिदिन ऐसा कौन सा दिन होगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब से 2019 से आप लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक भी दिन कोई लेक्चर आपको लगा होगा कि आज मजा नहीं आया? क्या कौन सा सब्जेक्ट, साइंस हाथ लगाऊं तो, एनवायरमेंट लगाऊं तो, इकोनॉमिक्स लगाऊं तो, हिस्ट्री लगाऊं तो, पॉलिटी लगाऊं तो, करंट लगाऊं तो, चिंतन कीजिए आप। एक टॉपिक बताइए, वो भी नए नए विचारों के साथ, पर डे कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया। ये मेरा नहीं है। मिला कैसे? विनम्र हूं बहुत ज्यादा, ज्ञान का दुरुपयोग करना पसंद नहीं है, सख्त हूं बहुत अधिक। आप सब देख सकते हैं, आप सब कितनी सख्ती से मेरा मुकाबला करते हैं। यानी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे मेरी सख्ती से जो है कट जाते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको अपना स्वाभिमान आहत लगता है। तो फिर ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं, चूंकि अगर गुरु सख्त नहीं, गुरु पढ़ाने में एक नंबर लेकिन बाहर बिल्कुल नारियल, तो फिर क्या करेगा? आपकी चापलूसी करने लगेगा। अरे नहीं बेटा, घबराना नहीं, ये भी हो जाएगा, वो भी नहीं। पढ़ना नहीं है जब ये चीज, तो उस पर जोर क्यों लगाना है? हटाओ उसको अपनी लाइफ से। ये हूं मैं, डरने वाला नहीं। कि फीस दिया है तो इसका मतलब जो अनर्गल चीजें भी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है,
एक ही चीज को 50 बार क्यों पढ़ना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब मां की कृपा। और इमोशनल नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं उतना बड़ा उपासक बिल्कुल नहीं हूं, रोज मैं पूजा नहीं कर पाता हूं, लेकिन आंख बंद करके सुबह सो के उठते ही मां सरस्वती को जरूर याद करता हूं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमेशा, मतलब ये हमारे यहां ये नियम है। मैं, मेरे बच्चे, मतलब सुबह उठ के हम सबसे पहले यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, उसके बाद माता पिता का पैर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप ये करिए और दूसरों से मत इन्फ्लुएंस होइए, अपनी असफलता से निराश मत होइए। यार हम असफल हो गए तब दुनिया खराब, समाज खराब, परिवार खराब, ये खराब, वो खराब। मैंने भी ये सोच लिया होता कि इंटरव्यू दे करके मैं फेल हो गया हूं और मैं 11,000 रुपए की पहली नौकरी कर रहा हूं, दुनिया खराब, समाज खराब, ये खराब, वो खराब, तो फिर ये जर्नी कभी पूरी ना हो पाती। और जर्नी में ये नहीं कि मैं क्या हूं, एक अध्यापक की जिंदगी में ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्या नहीं है। ये सब तो अगर अध्यापक इस पे बात करता है तो मूर्ख है। अगर कॉन्टेक्स्ट सही है, यानी कुछ समझा रहा, तब तो ठीक, अदरवाइज ये अपनी वाहवाही कि मेरे पास ये है, मेरे पास नो। आज तक आप सबने कभी एक चीज मेरी कभी नहीं देखी होगी कि मैंने कोई पर्सनल चीज दिखाने की कोशिश की हो कि यूट्यूब पर या फेसबुक या इंस्टा व्हाटएवर, जबकि कितने फॉलोअर थे इंस्टा पे, आप स्वयं चिंतन कीजिए। एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी उसकी शक्ति है ये बच्चे, उसके बच्चे। साल में अगर मैं एक दो, मैं नहीं कह रहा हूं ईश्वर करे हम सब निकल जाए, लेकिन आप प्रीलिम्स निकाल नहीं पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? हर वर्ष एक दो मैं पर्सनल मेंटरशिप में आईएएस निकाल रहा हूं, स्टेट पीसीएस निकाल रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत बहुत सुकून की बात है। हाँ, और भी निकलने चाहिए, लेकिन कमी केवल इधर ही नहीं, कमी उधर भी है। जो कहा जाता है उसको करने की बजाय क्या ही क्या करने लगता है। अभी कल एक बिहार के बच्चे को भी डांट लगी, सुन लीजिए, आज ये सरस्वती माँ के शुभ दिवस पर ही आपको थोड़ा फटकार लगनी चाहिए। अब वो बिहार पीसीएस का मेंस है। अब उसने मुझे, अपने हर एक बैच के स्टूडेंट है, नाम अभी नहीं लूंगा, बेटे हो क्लास में तो अपना खुद ही ओपन हो जाओ। अब वो आंसर पे आंसर, सर मेरा 2 मेंस हो चुका है और सर ये मतलब आंसर चेक करिए, आंसर पे आंसर आ रहे हैं, और सर मैं मतलब कंफ्यूज हो गई हूं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। बड़ी गुस्सा आई। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा बेटे तू ये सोच, जब तेरी 2 कॉपियां मैं स्टार्टिंग की चेक किया तो उसमें मैंने क्या बोला कि केवल तुम लिखती बहुत अच्छा, फ्लो बहुत अच्छा, बस तुम्हारे में एविडेंस बेस्ड आंसर राइटिंग नहीं है। पॉइंट पकड़िएगा, क्या है? एविडेंस बेस्ड आंसर राइटिंग नहीं, यानी साक्ष्य आधारित आंसर नहीं लिख रही। तुम लिख रही हो, पहला पॉइंट सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, लेकिन तुम सामाजिक में जो मैं वो एक फ्लो चार्ट बनाता हूं तुम वो नहीं डाल पा रही हो कि समाज में सबसे पहले स्ट्रक्चर के स्तर पर क्या दिक्कत है, यानी वर्ग के स्तर पर क्या इनकम में गैप है, इनकम इनइक्वलिटी, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, फिर जाति के स्तर पर, फिर जेंडर के स्तर पर। तो जेंडर के स्तर पर आप अगर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे नहीं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, या और भी बहुत सारे एनएसएसओ की रिपोर्ट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं, कल फिर एक टॉपिक आपको दिया था मैंने। तब उसने कहा हाँ सर मुझे समझ में आया। तो उस समय उसको समझ में, फिर रोज का एक एक आंसर। देखो मैं सबसे आपसे कहूंगा, मेरी जिम्मेदारी है चेक करना, लेकिन आपको डांटना इसलिए जिम्मेदारी है, एक आंसर अगर तुम एक बार अच्छा लिखना शुरू कर दिए, आप दोबारा कोई आंसर गलत लिख ही नहीं पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? मेंटरशिप लेना भी नहीं आता, लिख लीजिए। ये जिम्मेदारी क्या होती है, मेरी भी मत लीजिए, किसी और की लीजिए, जिसकी लेनी चाहिए। ये सत्य है आने वाले समय का, आप इसको नहीं समझेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। मेंटर से क्या पूछना चाहिए पता है? मेंस के लिए सबसे बड़ी चीज, लेकिन आती नहीं, सिखाता हूं तब भी नहीं आनी, चूंकि हम तो लिखेंगे सर, हमने तो बचपन से फैसला किया है कि मजदूरी ही करनी है एजुकेशन में, जबकि एजुकेशन स्मार्ट होता है। कितना होता है? स्मार्ट होता है। आप खुद सोचो, मैं 7 से 8 महीने की प्रैक्टिस में, वो भी 1 से 1.5 घंटा दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल उठा लिया। सोचो आप, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इस एज में? क्योंकि दिमाग को अच्छा खाना खिलाया हुआ कि बहुत ज्यादा मजदूरों टाइप का काम करने की जरूरत नहीं, नहीं तो आप मजदूर रह जाओगे। तो क्या पूछना चाहिए सर? ये मैंने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बनाइजेशन ने क्या इनपुट दिया है, तो सर इसकी डिमांड देखिएगा, क्या मैंने सही पकड़ी है क्या? डिमांड
सप्लाई मेरे बच्चों, कभी भी आप किसी भी बच्चे से ज्यादा क्या लिख पाएंगे? आप भी मेंस लिख रहे हैं, वो भी लिख रहा है। शहरीकरण की विशेषताएं, पश्चिम में क्या होता था, दुर्ग होता था या पूरब में निचला नगर था, ये किसको नहीं पता है? वैसे वर्षा सारे पॉइंट। तो दोनों में अंतर कहां आएगा? जो डिमांड को पकड़ के सटीक देगा, यानी उसको पता होगा कि किन पर ज्यादा फोकस करना है। अब पता चला कि आपने 15 आंसर लिख के भेज दिए, आपने 8 आंसर लिख करके भेज दिए। आपको लग रहा है कि टीचर अब एक आप, क्या मैं बोलूं, एक आंसर 4 क्वेश्चन की डिमांड। जिस दिन डिमांड पकड़ लोगे, सब कंटेंट तो आपके पास है ना बच्चों। ऑनेस्टली से बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो आपको अपनी पढ़ाई में स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। स्मार्टनेस कैसे? जैसे कल देखो 5-6 आर्टिकल मैंने एक साथ जोड़ा, 2 दिन के 5 से 6 आर्टिकल एक साथ जुड़े कि नहीं, न्यूज और आर्टिकल, और स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फिर ये, यानी जो घटनाएं घट रही उसको मैंने एक आर्टिकल में सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया, 6-7 को। अब नहीं तो मैं अगर स्मार्ट वर्क ना होता तो 6 को अलग अलग पढ़ाता। तो कल 12 बजे क्लास खत्म हुई थी, 2 बजे खत्म होती, 5 घंटे का मजदूरी वाला वर्क करके हम निकलते। लेकिन आपने देखा कि पांच पांच क्या, लगभग 6-7 आर्टिकल एक साथ, न्यूज 1.25 घंटे में खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गैप है। एक बार आपने किसी के अंडर मेंस लिखा, अगली बार आप उससे खफा हो गए। अरे भाई गजब बात करो, आप समय नहीं दोगे। इस बार हमसे पढ़ रहे हो, अगली बार किसी और से पढ़ोगे, कंटिन्यूटी खत्म। उसकी डिमांड, उसका हमेशा कंपेयर करके तब घुसना चाहिए। लेकिन आदमी निराश होता है तो इधर उधर भागता है। मैंने आज तक अपना बाल कटाने वाला नहीं बदला है। सोचिएगा, मेरा बाल एक ही बंदा है काटता है पिछले एटलीस्ट 10-12 सालों से। मैंने अपना गुरु नहीं बदला है, जो मुझे जिम वगैरह के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, कभी नहीं बदला। जो इलाहाबाद में थे, आज भी उनको गुरु ही मानता हूं, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूं, किसी को नहीं बदला। क्योंकि आपको पता है एक दिन उसने ही ठीक किया था, आगे भी वही ठीक करेगा। ये ज्ञान बहुत जरूरी बेटा। कंटेंट पढ़ाना ये सब तो दुनिया का सबसे आसान काम है आपके लिए भी। अभी क्या ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो उसका फायदा मिला, यूरोपियन यूनियन ने भी काउंटर किया तो उनको भी फायदा मिला, और ग्रीनलैंड को लेकर के ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क दाओस में डेवलप किया जा रहा है। नाटो के नेतृत्व में ग्रीनलैंड क्षेत्र की कलेक्टिव सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाएगी। टॉपिक खत्म। 3 आर्टिकल हैं इस पे, आज लीजिए। इससे ज्यादा कुछ है? अब कल मैंने आपको पढ़ा, मैं बिना टॉपिक दिखाए आपको सारा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, सुन लीजिए, महज 10 मिनट, मगर सारा आर्टिकल ना खत्म हो जाए, ठीक है? पहला आर्टिकल जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, पहला आर्टिकल है भारत सरकार की एनर्जी पॉलिसी। न्यूक्लियर नीति का ड्राफ्ट जारी हो चुका, सॉरी, एनर्जी पॉलिसी का एक ड्राफ्ट, जिसमें हम कोल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी से न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, कोल बेस्ड न्यूक्लियर सॉरी कोल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी से न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ हम अब नीति के द्वारा, भारत सरकार का नीति का ड्राफ्ट आ गया। 100% क्वेश्चन आउट है। आउट मतलब आउट है 2026 में मेंस में, जीएस पेपर 3 में ये प्रश्न आ रहा है अभी से। अब यार इसी इतने से आपको पढ़ना है। यानी हम क्या कर रहे हैं, कोल से कहां जा रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। अब कोल क्यों हम छोड़ रहे हैं और न्यूक्लियर पे हम क्यों जा रहे हैं, बताइए मुझे। यानी प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ हम ट्रांजिशन करें, तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या है पता लग गया, कि जब हम ऊर्जा के एक स्रोत से दूसरे स्रोत की तरफ जा रहे हैं। अब कोल से आप नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ क्यों जा रहे हैं? कोल के क्या नुकसान आपको पता नहीं है? फाजिल फ्यूल है, उससे कार्बन उत्सर्जन है, सोन सोन बहुत सारी बातें। न्यूक्लियर एनर्जी क्यों? सेफ, क्लीन, यही है ना। अब इसके अलावा इस आर्टिकल में आपको क्या मिलने वाला है? अब आपसे यही पूछेगा कि सरकार ने जो हाल में बिल, मतलब जो ड्राफ्ट दिया है, या आगे जब वो बिल कानून बनेगा, तो ये कानून भारत में क्लीन एनर्जी को कैसे सुरक्षित करेगा। इसके अलावा कुछ पढ़ना है क्या? फिर इसके बाद आप कहेंगे हाँ सर कुछ और भी, तो क्यों लाया गया?
अरे भैया क्यों लाया गया जो इसमें नहीं लिखा हुआ? सबसे बड़ी बात है। एक पॉइंट सबसे पहले उसी से स्टार्ट करता हूं, बाकी जो इसमें लिखा, चलो इसमें जो लिखा क्यों लाया गया? भाई आजकल आपको पता है एफडीआई भी ग्रीन में आ रहा है, तो आपकी इकोनॉमी जितनी ग्रीन होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ये निवेश मॉडल के लिए अच्छा है। ये नहीं लिखा, ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, भूल जाऊंगा इसलिए पहले ये बता दो, फिर जो लिखा हो तो किताब में। तो एफडीआई हमें चाहिए, उसमें भी ये हेल्प करेगा। और क्या करेगा ये? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी जो कार्बन टैक्स हमारे ऊपर लग रहे हैं, स्वाभाविक है हमारी इकोनॉमी जितनी ज्यादा ग्रीन होगी, सस्टेनेबल होगी, उतना ही हमारे ऊपर सीबैम ऐसे टैक्स कम होंगे, तो हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को संरक्षित कर पाएंगे, अपने एक्सपोर्ट को बेहतर कर पाएंगे और अपने फॉरेक्स रिजर्व को बेहतर कर पाएंगे। ये दो पॉइंट इसमें नहीं लिखा था, वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए लाया गया। अब जो लिखा गया, अरे भैया 2070 तक, 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। क्या होना है? 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, इसलिए ला रहे हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस क्लाइमेट समिट के तहत सभी देशों के द्वारा स्वीकार की गई एक नीति है, एक विजन है उसकी प्राप्ति के लिए, जिससे हम अपने एनडीसी के टारगेट्स को अचीव कर सकें। खत्म। मुझे बताओ, हम कोल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी से न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या यही 4 रीजन आपको मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा देंगे? अब अगर हम ये जा रहे हैं तो फिर जीएस पेपर 4 इथिक्स भी उठा करके रपट लेंगे यहीं पे। जो केस स्टडी आई थी कि विकास हो रहा है लेकिन पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हम विकास को भी नहीं रोक सकते, इन्वायरमेंट को भी जो है प्रोटेक्ट ना करे तो वो भी नहीं चलेगा। तो ऐसी फेजिबल स्ट्रेटजी बनाइए जो विकास एवं पर्यावरण दोनों को एक साथ लेके चले। ये जो हम कोल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी से न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हो गया। क्या वहां नहीं आएगा? एक पॉइंट ये भी लीजिए भैया, नीति के द्वारा कैसे नैतिकता की स्थापना की जा सकती है? कौन सी? एनवायरमेंटल एथिक्स की। तो ये पॉलिसी है, इसके द्वारा हम नीति एनवायरमेंटल एथिक्स को भी लेके जा रहे हैं। अब आएगा कि सर भारत करेगा क्या? भैया कब से पढ़ा चुका हूं इसके अंतर्गत। तो भारत का पूरा फोकस है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर पढ़ा चुका हूं कितनी बार, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। पहला टॉपिक यही है बच्चे। अब सोचो, सुबह पढ़ाया हूं, मां सरस्वती की फोटो रटा हुआ है ये। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों भैया? जमीन कम लेता है, समझ गया ना? समय, जमीन कम लेगा, समय कम लेगा, समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बेहतर ग्रिड के साथ जोड़ करके हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा एक अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के एक बड़े हिस्से को वहां से हम पूरा कर पाएंगे। और जैसे ही कर पाएंगे, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन भी हो जाएगा। तो भारत सरकार का ये जो विजन है, ड्राफ्ट विजन, क्या ये क्लाइमेट एक्शन नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सोचिए, बोलिए। निबंध, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत आर्थिक समृद्धि के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ इस डायरेक्शन में चले। तो क्या जीडीपी को इस डायरेक्शन में चलाने के लिए ही हम कोल बेस्ड एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पे नहीं जा रहे, और इसी के लिए भारत सरकार का ड्राफ्ट है? अब आप बताइए मुझे बच्चों, चिंतन कीजिए आप। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक को आवश्यक नहीं। क्या यह पारिस्थितिक विचार नहीं है? सरकार की जो यह नीति है, जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है, जो हम इस एनर्जी से उस एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, दिस इज द इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। बोलो भाई, पोटेंशियल जीडीपी का ग्रोथ भी यही है।
पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें से एक डिटर्मिनेंट अब इन्वायरमेंट पॉलिसी भी हो गया, क्योंकि अगर आपकी इन्वायरमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। अगर आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, 100% कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया पूरा यूपीएससी आपका। लीजिए, दौड़ाइए घोड़े अपने। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो जब क्लास लेता हूं उसी समय इतने मैसेज, कसम से ना कभी कभी लगता है इन लोगों की खोपड़ी तोड़, इसीलिए जो मुझे क्लास के टाइम पे मैसेज करता हूं उसको बड़ी झेल भी होती है, उसका मैं कभी फोन ही नहीं उठाता हूं, ट्रस्ट करिएगा। जिसने भी किया, पर्सनल मेंटरशिप पहले थोड़े से बच जाते, खैर वो करते नहीं, लेकिन फिर जिसने भी किया ना उसको तो समझ लो कि उसकी तो मुसीबत आई, फिर मैं कभी ना उठाऊंगा उसका फोन, वो चाहे जो हो, फिर मैं उसको एकदम इग्नोर मार देता हूं। उसके पीछे रीजन है कि मेरा ध्यान भंग हो जाता है ना बेटा। ठीक है, तो हो गया। अब मुझे बताओ, सभी बच्चे बताए, क्या पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? मैं अंदर गया तो आप सब अपनी ताकत, आप सबको ये सब पता है, बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। तो आज मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आप सब अपनी शक्ति को पहचाने। बस डर, ये डर निकालें अपने आप से, डर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब मैं प्री नेशनल खेलने गया था देहरादून, तो मैंने आपको बताया था ना 7-8 मिनट हो गए और मुझसे गोली नहीं चली। मतलब ट्रिगर, सोचो ट्रिगर पानी की तरह होता, टच करो लेकिन ट्रिगर ही नहीं चल रहा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर अच्छा करने का। ये अच्छा कुछ नहीं होता, हेजिटेशन। लेकिन मैंने अपनी कमी समझी कि अभी मुझे ट्रिगर हेजिटेशन है, छोड़ दिया प्रैक्टिस कर, मतलब वो मैच खेलना। मैंने कहा पहले हेजिटेशन दूर करूंगा। अब ऑलमोस्ट सोचो मैं जाता भी नहीं हूं प्रैक्टिस पे, लेकिन केवल ट्रिगर पर आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही कर लेता हूं मैं अपनी स्टूडियो में ही। तो ट्रिगर प्रैक्टिस करते करते हेजिटेशन खत्म हो गया। एक दिन अभी खेलने गया था, अच्छा खासा स्कोर लगा के आया। सोचो, सब हंस रहे हैं कि आप तो आ ही नहीं रहे, फिर भी इतना अच्छा स्कोर कैसे हो गया? तो कैसे हो गया बोलिए? अपनी कमी को पकड़ना, उस पर काम करना, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव। लेकिन हम अपनी कमी तो पकड़ेंगे ही नहीं। जैसे सुबह सुबह सी सेट पे हमारी आपकी थोड़ी सी बहस हुई, आज ग्रुप में हुई कि नहीं हुई? सी सेट की सारी क्लास हो चुकी, आप उठाइए उसको देखिए, उससे भी काम नहीं होगा। मैं पहले कह रहा हूं 5 साल का, सब लोग लिख लीजिए, 5 साल का आप पीवाईक्यू लेकर के बैठिए। अभी राज उस दिन बैठा था, हम लोग इसी स्टूडियो में बैठे थे, राज की मम्मी भी आई थी। तो मतलब हम लोग की बात होने लगी, कह रहा था सर पता नहीं सी सेट को लोग क्या क्या ही करते हैं, 5 साल का मैंने, केवल मैं वही 5 साल का लास्ट का सॉल्व करता हूं और बार बार करता हूं, और वही अंक बदल करके, नाम बदल करके सेम वही चीज आती है। जब आपको जीएस में रिपीट दिखता है तो सी सेट में रिपीट क्यों नहीं दिखा? लेकिन नहीं, नया पढ़ना है, नया परसेंटेज लगाना, लगाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बेटा, एक लिमिट तक टीचर आपके साथ रह सकता, उसके बाद तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी खुद। हो गया बेटा? तो बस आज इतना उपदेश बहुत हुआ। अब आते हैं, यानी अच्छा ये जो भी है ऑफर वगैरह आप कनेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बड़ा अटपटा लगता है सब चीज करने में। ठीक है, अब इसका मैं एक एआई से बनवा रहा हूँ एडवर्ड, वो पहले ही चल जाया करेगा, क्योंकि अब रिजल्ट के बिना किसी से कुछ मांगूंगा ही नहीं। ठीक है, तो आज क्या क्या टॉपिक है सबसे पहले देख लेते हैं। कुल मिला करके आज है 8 टॉपिक, आज भी हैं, और सॉरी 11 टॉपिक है आज। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक एक पहले निगाह डाल लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, मतलब अभी बातचीत करेंगे, बाकी वहां तो क्रोनोलॉजी, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। तो ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस, जिसके बारे में मैंने कल हल्का सा जिक्र किया था, एक दिन और भी जिक्र किया था, तो ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ही ये प्रैक्टिकल रूप में आ चुका है। 19 देशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, भारत ने अभी इसको स्वीकार नहीं किया, यानी मतलब इसमें कुछ बोला नहीं अभी वो इसके बारे में। तो हमारे लिए ये टॉपिक अब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, और 3 आर्टिकल देख सकते हैं, अ पीस ऑफ बोर्ड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस टॉपिक में भी, बोर्ड ऑफ पीस, क्या इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है? बोलो। गाजा में शांति स्थापना के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक पहल, हो गया,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में उन्होंने इसका औपचारिक शुभारंभ किया। ओके, 19 देश इसमें शामिल हो गए। ओके, लक्ष्य क्या है आपको बताया विस्तार से कुछ दिन पहले, यानी परसों की क्लास में, शायद नर्सों की क्लास में। किसका लक्ष्य है कि गाजा में जब तक गाजा का जो प्रशासन है वह एक्टिव नहीं हो जाता तब तक गाजा में ह्यूमैनिटेरियन और प्रशासन के कार्यों का संचालन करना, जिससे गाजा में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति या नॉर्मल लाई जा सके। यही है गाजा बोर्ड का काम, यह भी आपको विस्तार से बताया हो। अब इसके जियो पॉलिटिकल एंगल आते हैं। पहला जियो पॉलिटिकल एंगल कि क्या ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस जो बना हुआ है, यानी गाजा में शांति के लिए जो बोर्ड बना हुआ है, यह ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को या एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को परिवर्तित करके एक देश, एक कंट्री बेस्ड रूल ऑर्डर में बदल रहा है? जी हां, कुछ विश्लेषक ऐसा मानते हैं और उनका तर्क भी जायज दिखता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर अशांति है, उस अशांति में शांति की स्थापना के लिए यूएन और उसकी एजेंसियां जिम्मेदार संस्था, जिसे संपूर्ण विश्व ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलकर के इसी कार्य के उद्देश्य से बनाया है। तो रूल बेस्ड जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है, जिस पर रोज ही हम लोग कुछ न कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्या ट्रंप का एक्शन कहीं ना कहीं उसको बाईपास करता दिख रहा है? जी हाँ, बहुत सारे देश भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा दिख रहा है। इसीलिए अभी तक 19 देश इसमें शामिल हुए। यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं हुआ, यूरोप के कुछ देश और शामिल नहीं हुए, इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ, रशिया इसमें शामिल नहीं हुआ, चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ। आई होप आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसमें जैसे आपको जनरेट करने की कला सीखनी होगी, एक टीचर से उसकी कला लो, उसका कंटेंट तो आपके पास जा ही रहा है। हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई ये कहीं उसको चैलेंज। दूसरा, अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा भारत, कि भारत क्या चाहता है। कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, भारत क्यों इसमें अभी तक शामिल नहीं हो रहा है, इस पर चुप है। उसने ना हां कहा ना कहा, क्योंकि भारत हमेशा यूएन बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर उसको रिस्पेक्ट करता है। यह एक देश के द्वारा यूएन को बाईपास करने जैसा ही दिख रहा है। और भारत ने कभी भी किसी गुट का सहारा नहीं लिया, हमेशा नैम फॉरेन पॉलिसी का संचालन किया। तो स्वाभाविक है यह हमारे नैम के प्रिंसिपल के अनुकूल भी नहीं, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता। तो भारत इसलिए भी चुप है। कभी कभी क्या होता है ना, मौन भी स्वर से ज्यादा प्रबल हो जाता है, मौन भी स्वर से ज्यादा अर्थ गौरव वाला हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। शायद भारत ऐसा ही कर रहा है। मौन की भी अपनी एक कूटनीति होती है। कभी शांत रहिए, आपको बड़ा आनंद आएगा लाइफ में। ठीक है, तो बस अब मुझे बता, बोर्ड ऑफ पीस में अब मैं चलूं विस्तार से बच्चों, क्या है इसमें, खत्म हो गया कि नहीं हो गया बोर्ड ऑफ पीस? अब इसमें आप कहेंगे सर ठीक है, तो समझ में आ गया। ये सर रूस क्या कह रहा है, फ्रीज की गई संपत्ति से $1 अरब दे दूंगा। तो रूस क्या कह रहा है? रूस कह रहा है इसको हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अवधी वगैरह में कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, या हर जगह ही कहते हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना, वो कह रहा है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे इसका, लेकिन जो हमारी फ्रीज की गई संपत्ति, मतलब जो फ्रीज की गई मतलब क्या होता है, जो सैंक्शन लगाया गया रशिया के ऊपर, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पश्चिम के देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तो जो भी इनका लेन देन होता रहता है ना, व्यापार में, ट्रेड में, फाइनेंशियल हर चीज में लेन देन चलता रहता है। तो प्रतिबंध के बाद विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में, संस्थाओं में जो रशिया का बहुत सारा फंड रुका हुआ है, तो उसमें से उसने कहा कि उसको तुम रिलीज करोगे तो हम उसमें से $1 अरब अपनी तरफ से तुम्हारे इस बोर्ड को देंगे। तो रशिया भी अपना गेम खेल रहा है, सिंपल सी बात है। हो गया।
लीजिए, बोर्ड का एक टुकड़ा, एक आर्टिकल, हो गया। अब क्या क्या करना चाहते हो? जीएस पेपर 2 IR, विकसित देश की नीति, अमेरिका का प्रभाव, जीएस पेपर 4 इथिक्स, इस प्रकार के कदम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन्वॉल्व ना हो। कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से तो यह सही दिख रहा है, लेकिन दीर्घ काल में यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि उचित नहीं है। और क्यों नहीं, मैंने आपको बता दिया। ए से रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर या कोई सा भी, जहां पर आप किसी डिसीजन पर, किसी विषय पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर तर्क कर रहे हैं, इस तर्क को वहां उतार दीजिए। अब इसमें क्या मैं पढ़ाऊं? आप मुझे बताइए, आप क्या इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत है? मैं अभी बेटे इंतजार में हूं। अभी क्या है, थोड़ी हो जाता है ना कि अभी, क्योंकि रिजल्ट जब जैसे होता ना कि गर्दन दबी हो, रिजल्ट है नहीं, मतलब। और मैं हमेशा से अपनी उपलब्धि को रिजल्ट से जोड़ के चलता हूं कि जब मैं अच्छा टीचर तब तक नहीं, जिस दिन ये आप बस 15-20 प्री दे दिए ना, फिर मैं 2-3 महीना कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, विश्वास करो, केवल मेंस के बच्चों पे लगूंगा। इस बार तो यही, अगर आप सब निकले तो आपकी किस्मत होगी जन्नत, क्योंकि आगे बहुत एडमिशन हो गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम कम दे पाऊं। लेकिन इस बार लालच दे रहा हूं, ऐसा होगा नहीं आगे भी, लेकिन अब इस बार कि आपकी कहानी पलट जाएगी। एक बार रिजल्ट हुआ ना, फिर बताऊंगा पढ़ाई कैसे होती है। आप जॉब भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे। हर लड़की अपने घर के अगल बगल ट्यूशन पढ़ाएगी, या जो प्राइवेट स्कूल उसमें जा करके अपना जो है रेज्यूमे देगी। प्राइवेट स्कूल तो है ही ना, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में, और 10,000 की नौकरी ही करोगी, कोई दिक्कत नहीं। आप जॉब के साथ में सबको पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है। जब तकनीक बहुत अच्छी हो जाती है तो आपको उतना ही समय मूर्खों की तरह सुबह से शाम नहीं देना चाहिए। पहले ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आया, यानी मान लीजिए आज मैंने क्लास ली, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं या ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, आप बैठे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, अब आपने ICOR मुझसे पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, अब अगले दिन जब क्लास होगी यानी ट्रेडिशनल, तो आपको ICOR पता चलेगा सुनील सर से जब आप डाउट पूछोगे। अब उसकी जरूरत है बेटा। AI डाउट सॉल्वर के रूप में दुनिया में नंबर 1 पे है, इसलिए इसको कमजोर मत समझिएगा। सुनील अभिव्यक्ति आपके दिमाग को खोलने वाले मेंटर है। ये छोटे छोटे असिस्टेंट, उससे बेहतर कोई दे नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूं, आप अपना लो। कनिष्क कटारिया न जाने कब बंदा कह गया कि मेरी 90% तैयारी इंटरनेट से हुई। मैं ईमानदार आदमी, हर चीज बताता हूं। टीचर AI वगैरह जिक्र करते हुए डरते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। क्यों? क्योंकि वो आपका सहायक, अगर मेरा सहायक है तो आपका, मैं चाहता हूं कि आपका भी सहायक बने हो भाई। तो अब ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का डाउट औरंगाबाद महाराष्ट्र में बैठा हुआ बच्चा, बिहार, झारखंड, कहीं पर भी, राजस्थान, क्या अब उसको अलग से कुछ करने की जरूरत है? वो गया इंटरनेट पे, AI पे पूछा, आ गया, समझ में आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे AI पे गया, क्रॉस चेक करने के लिए गूगल पे गया, हो गया। 2-3 बार क्रॉस चेक किया, कमांड दिया फैक्ट चेक करो, हो गया। सब में एक जैसी चीज आ रही तो ठीक हो गया। ये भी आपको एक मैं दे रहा हूं कंटेंट को निकालने और सर्च करने का तरीका। अपनी ताकत को पहचानो बेटा। अप दीपो भवा, महात्मा बुद्ध स्वयं ही वो दीपक बने थे। गुरु जो थे उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। रुद्रक रामपुत्र और आलार कलाम उस समय के महान विद्वान थे, एक सांख्य दर्शन का विद्वान था, नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने स्वयं साधना की। तो कम से कम मैं रुद्रक रामपुत्र और आलार कलाम के रूप में आपको कुछ सिखा रहा हूं, कुछ आप भी सीखिए। अपदीपो भवा। मैं हमेशा इसीलिए अपने आप को छोटा मानता हूं, अपनी कमी को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि हम सब अधूरे हैं। और जब कुछ अधूरे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो पूरे हो जाते हैं। रिजल्ट आपके हाथ में, 3 महीना बचा हुआ, जो 27 में है पहला अटेम्प्ट, जो 28 में है पहला अटेम्प्ट। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी उम्र अभी 21 साल ही, एक अटेम्प्ट मेरा, मेरी कास्ट ये है, मेरे पास इतने अटेम्प्ट। नहीं नहीं नहीं, मूर्खता वाला तो यहां कोई काम ही नहीं होगा। आपके पास 20 अटेम्प्ट है, 15 है, 5 है, 4 है, 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला अटेम्प्ट आप पूरा दिल से देंगे। बाद में पता लगता है जब 4 अटेम्प्ट
नहीं होता ना तो आपका काउंट तो होगा ना 4। कितने अटेम्प्ट हुए कहीं भी जा, 4 अटेम्प्ट हुए, जबकि पहला तो आपने नशे में उड़ा दिया था। नशा मतलब तुम्हारे पास इतना क्या ही मतलब है। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में स्मार्ट। अब इसमें क्या, तो वही मैं कह रहा था कि अभी थोड़ा रिजल्ट हो जाए ना, ऐसे ही पढ़ाऊंगा बस, ऐसे ही। लेकिन अभी थोड़ा मजबूर हूं, देसी पद्धति अपनानी पड़ रही, रिजल्ट इसी पद्धति से होगा, समझ गए। खैर, तो 3 टॉपिक एक साथ मेरे प्यारे बच्चों, इनको मैंने डिस्कस कर ही दिया, तो फिर निपटा ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और एक बार अब लगा दिया बटन, निपटा देता हूं पहले इन्हीं को, क्योंकि अब फिर वो दोबारा वही सारी चीजें करना। ठीक है, या चलो एक बार यही कर लेते हैं, फिर आएंगे तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर बहुत। अब आता है, देखिए अगला आईआर का फिर से आ गया। नाटो के ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क पर सहमत होने के बाद ट्रंप ने टैरिफ वापस ले लिया। यानी अब आप देखिए, आप सबको क्या ये न्यूज पता नहीं है? आप सब मुझे बताएं, क्या ये न्यूज पता नहीं है कि ग्रीनलैंड लेना चाहते थे ट्रंप? धमकी दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, यानी टैरिफ के लिए धमकी दिया मेरे प्यारे बच्चों यूरोप को। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब इंडियन एक्सप्रेस में आइए, ट्रंप को जो चाहिए वो कैसे मिलता है? दावोस में ग्रीनलैंड डील की घोषणा। तो ग्रीनलैंड की डील हो चुकी है नाटो और अमेरिका के बीच में, यानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे बताइए, कह रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश क्यों नरम कर दी? क्यों? क्योंकि सहमति बन गई है कि अब ग्रीनलैंड में जो रशिया और चाइना के इंपैक्ट का खतरा, उसको नाटो मिल करके निपटेगा। यानी नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के अपने प्रिंसिपल के तहत, क्योंकि उसका गठन ही कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के तौर पर किया गया, तो वो मिल करके, केवल अमेरिका नहीं, यानी नाटो के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में अमेरिका को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का एक यहां पर अवसर दे दिया गया है। यानी यूरोपियन कंट्रीज भी थोड़ा नरम पड़े। अब तीनों में एक ही बात कही गई है। अब बच्चों, इसमें आपको क्या पढ़ना है? अब इसमें अलग से मैं आपको क्या पढ़ाऊं? इसका मतलब है कि जब हम धमकी का सहारा लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? धमकी को, इसको बोलते हैं कोरेसिव डिप्लोमेसी, यानी धमकी की कूटनीति। तो धमकी दिया टैरिफ लगाएंगे, तो क्या हो गया ग्रीनलैंड पर? ठीक है, नाटो करेगा, लेकिन नाटो मतलब क्या? अमेरिका। तो अमेरिका का कंट्रोल इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट एक देश नहीं गया दूसरे देश की सॉवरेंटी को चैलेंज करने, नाटो गया, तो नाटो मीन्स अमेरिका। सिंपल सी बात। वो क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि मेरे बिना नाटो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियस उनकी इच्छा पूरी हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं कोरेसिव डिप्लोमेसी, यानी धमकी वाली कूटनीति, या इसे जबरदस्ती कूटनीति भी कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, कोरेसिव, जबरदस्ती कूटनीति, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो अब फिर आपसे क्या प्रश्न पूछेगा भाई? यही पूछेगा कि हाल के समय में विश्व में कोरेसिव डिप्लोमेसी ने जियोपॉलिटिकल क्राइसिस खड़े किए हैं, और ये जो डिप्लोमेसी है, देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए ही आगे बढ़ाते हैं, जिसका अन्य राष्ट्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दैट्स इट। देखिए आप, तो कोरेसिव, क्या इंडिया के ऊपर उसने कोरेसिव डिप्लोमेसी नहीं अपनाई? लगाया कि अमेरिका से रशिया से खरीदोगे तो 50% टैरिफ और लगाएंगे, और भारत ने खरीदना कम किया, आपको भी अच्छे से पता है, तो उसको यहां भी सफलता मिली। उसने चाइना के ऊपर भी किया, तो उसका ट्रेड जो इंबैलेंस है चाइना के साथ वो सही हुआ। तो कोरेसिव डिप्लोमेसी, लैटिन अमेरिका में कोरेसिव डिप्लोमेसी कर ही रहा है बंदा। अब कोरेसिव डिप्लोमेसी जीएस पेपर 2 आईआर हो गया। अब क्या मैं इसमें बताऊं? अगर डायरेक्ट आया तो भी, नहीं आया तो भी यूज करिएगा। अब इथिक्स में कैसे आ जाएगा? कोरेसिव डिप्लोमेसी क्या नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना करता? नहीं करता। तो एथिकल कंसिडरेशन कि भाई मींस अच्छा होना चाहिए आपके एंड के लिए, लेकिन आपका मींस यानी कोरेसिव डिप्लोमेसी आपके एंड गोल को अगर जस्टिफाई कर दे रहा है,
तब तो सही है, लेकिन नीति शास्त्र में अगर आपने अनुचित साधनों का इस्तेमाल करके अपने साध्य को प्राप्त करने की कोशिश की तो वह अनुचित है, नैतिकता के जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस विषय पर हमेशा नैतिकता की दृष्टि से विचार करते समय अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सिंपल सी बात। कोरेसिव डिप्लोमेसी को कोई भी देश करे, ऐसा नहीं वही कर। चाइना ने कहा कि हम, चाइना भी तो करता है ना, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई रोक देगा और बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होती है, उस सब का सप्लायर है, रोक देता है अपने हिसाब से, फिर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है? ये भी तो कोरेसिव डिप्लोमेसी ही है कि तुम हमारे घाटे में हो, अब तुम अपनी राष्ट्रीय हित, अपनी संप्रभुता को छोड़ो, जो हम कहेंगे तुम उसके अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति चलाओ। अदरवाइज नेपाल ऐसा देश यार, नेपाल और भारत का संबंध ना रोटी बेटी का है। मतलब, और वो देश भारत के मानचित्र वाले स्थल को अपने मानचित्र में दिखाए, जिसने ब्रिटिश काल के बाद की बनी हुई व्यवस्था को कभी टच नहीं किया, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कोरेसिव डिप्लोमेसी चाइना कितना चला। दैट्स इट, खत्म हो गया। बोलो भाई, निबंध सेम, वर्ड ऑर्डर को अगर आप कोरेसिव डिप्लोमेसी से चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इश्यू है। ठीक है, हो गया ये टॉपिक, खत्म हुआ कि नहीं? ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क भी मैंने बता दिया। क्या सब बच्चों को समझ में? ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क, नाटो मिल करके ग्रीनलैंड की कलेक्टिव सिक्योरिटी सुनिश्चित करेगा। इसके माध्यम से रशिया और चाइना के जो फ्यूचर फुटप्रिंट वहां हो सकते थे उसको नियंत्रित करने की बात, इसके तहत जो अमेरिका का लक्ष्य था वो साध्य हो गया, पूरा हो गया। नाटो मीन्स अमेरिका, तो अमेरिका, यह डील अमेरिका के वर्चस्व को ग्रीनलैंड पर स्थापित करती है। दैट्स इट। अब क्या इसमें हम आपको पढ़ाएं? ऐसे दिमाग डेवलप करिए मेरे बच्चों, प्रश्न की डिमांड समझिए, उसको लिखिए, टीचर की शक्ति को, उसका मोहब्बत, उसकी मोहब्बत समझिए। अगर मैं केवल ये तक पढ़ो भागो जाओ, तुम्हारा होना उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, तब तो फिर मैं एकदम रस चुआता, हा मेरे बच्चों पता नहीं क्या क्या जो अच्छी अच्छी बातें होती। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ डंडा लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट होगा। और हर बच्चे के साथ है, मेरे साथ भी हमारे टाइम में ऐसा ही था। ठीक है, अब ये प्रीलिम्स के लिए क्या एशिया पैसिफिक 2030 तक मलेरिया, तो मलेरिया के बारे में सारा मैंने साइंस पेज पर आपको मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे साइंस पेज हिंदू का दुनिया का सबसे अच्छा पेज होता है। मलेरिया के बारे में सारी जानकारी A to Z मैंने दे दी, क्योंकि चर्चा में 2030 तक जो है एक टारगेट था कि खत्म किया जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी चीज है तो आपको पता है हेल्थ पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बीमारियों पर, वायरस पर, बैक्टीरिया पर, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी इसका एक वाहक है जो इसको फैलाता है। कौन सा है आप सबको पता है, ये कौन सा मच्छर है? कमेंट करिए। हो गया। फिर 7वां टॉपिक क्या था? ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026, ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 बेट्स बिग ऑन न्यूक्लियर पावर, ट्वीक टैरिफ एंड क्रॉस सब्सिडी रूल्स। ठीक है, यानी टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी नियम बदले जाते हैं, लेकिन मेन फोकस यह जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2026 न्यूक्लियर पावर, वही जो मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया। हालांकि इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 2, 3, 4 एसी और प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद 8वां टॉपिक है, एक फिल्म है जिसका नाम है सिनर या वैम्पायर, ऐसे होता है ना वैम्पायर, तो वैम्पायर बेस्ड फिल्म है सिनर्स। अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनी यही फिल्म हुई, यानी कि एक फिल्म को 16 नॉमिनेशन मिले। तो प्रीलिम्स के लिए ऑस्कर के बारे में सारा पीडीएफ में कंटेंट आपको मिल जाए। फिर इसके बाद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने निवेशकों को $300 बिलियन के क्लीन एनर्जी अवसर का फायदा उठाने के लिए आमंत्रण दिया। अब आप देख सकते हैं, यानी दावोस में हमने
इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना एक मॉडल दिया कि हमारे क्लीन एनर्जी सेक्टर में आप आइए और पैसा लगाइए। तो इसको बोलते हैं बेटा, एक शब्द इसको बोलते हैं ग्रीन पिच करना। क्या करना? ग्रीन पिच। तो भारत की तरफ से ग्रीन पिच की गई है और उस ग्रीन पिच में क्लीन एनर्जी और उससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको सिखाने जा रहा हूं, जो जीएस पेपर 3 2 ए से और प्रीलिम्स, यानी जीएस 3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट बोथ, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, ए से एनवायरनमेंट से और प्रीलिम्स तीनों पर आपको कराने जा रहा हूं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा हाउ इंडिया कैन टर्न एआई इनटू फॉरेन पॉलिसी। भारत एआई को विदेश नीति में कैसे बदल सकता है, क्या कर सकता है। यानी अब 2026 में भारत एआई पर एक ग्लोबल समिट कराने जा रहा है। तो उस ग्लोबल समिट के साथ भारत अपने एआई इकोसिस्टम को अपनी विदेश नीति में कैसे लाए, यानी एआई का लाभ उठाने के लिए भारतीय विदेश नीति का कैसे प्रयोग करे। तो एक अच्छा टॉपिक कि विदेश नीति में एआई। आप कहेंगे सर ये विदेश नीति में एआई, ये तो थोड़ा अजीब सा हो गया। मेरे बच्चों, जब आप बेसिक पढ़ते हैं तो आज आप सर्च कीजिएगा, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर तकनीक भी होती है। जिस देश के पास तकनीक है उसकी विदेश नीति बहुत ताकतवर होती है। अमेरिका के पास तकनीक है, चाइना के पास तकनीक है, साउथ कोरिया मान लीजिए वो सब, या जापान के पास तकनीक है। तो जिनके पास तकनीक है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, कभी ब्रिटेन के पास खूब हुआ करती थी। तो तकनीक भी विदेश नीति को निर्धारित करती है। आप पढ़िएगा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? ट्रंप ने, ठीक है, ये सब हो ही गया। तो कुल मिलाकर के ये सारी चर्चा। अब बताओ, मजा आया आज? नाग पंचमी दिवस हम लोगों ने अच्छा मनाया कि नहीं बनाया? नाग पंचमी दिवस, अरे सॉरी, बसंत पंचमी दिवस। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 न्यूक्लियर पावर पर बड़ा दाव लगाती है, टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी में बड़ा बदलाव करती है। भारत सरकार ने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 जारी की है, जो 2005 में नोटिफाई की गई 2 दशक पुरानी राष्ट्रीय विद्युत नीति को अब प्रतिस्थापित कर दिया। यानी 2005 की जगह 2026 में 20 सालों के बाद, सोचिए भाई साहब, पॉलिसी पैरालिसिस की जो दशा, 20 वर्षों के बाद हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और यह ड्राफ्ट पॉलिसी जो है, यह न्यूक्लियर पावर पर बड़ा दाव लगाती है और कोयला आधारित थर्मल पावर के संभावित विकल्प के रूप में इसे आगे बढ़ाती है। यह नीति शांति एक्ट, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, के बाद आई है। और शांति एक्ट यानी जिसके माध्यम से भारत के न्यूक्लियर क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी भागीदारी को लाया गया है। यानी शांति एक्ट लाया गया है कि न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई होप आप समझ गए। तो जब ये लाया गया है न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट सेक्टर को, तो ऑब्वियस इसी शांति एक्ट को और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस नीति को भी बदलना पड़ेगा। दोनों जगह न्यूक्लियर न्यूक्लियर, यानी यहां प्राइवेट सेक्टर और यहां पर न्यूक्लियर पावर, बेसिक इकोनॉमिक, बेसिक एनर्जी सिक्योरिटी का आधार। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये इसलिए लाया गया बिकॉज ऑफ शांति एक्ट। शांति एक्ट आया इसलिए ये लाया गया। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे निबंध आप डाल सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि विजनरी डिसीजन है जो इंट्यूशन एंड लॉजिक से आया है। विजनरी डिसीजन कैसे है कि शांति एक्ट के तहत हमने निजी क्षेत्र को जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्रवेश दिया है, यह तभी प्रैक्टिकल रूप ले पाएगा जब हम 2005 की अपनी राष्ट्रीय विद्युत नीति को आज के अनुरूप बदले, यानी न्यूक्लियर नीड के अनुरूप बदलें। तो आप देख सकते हैं, विजनरी डिसीजन है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ है, व्हाटएवर। जब भी इतनी पुरानी नीति को बदला जाता है 2 दशक के बाद, तो यह करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव होता है। यह एक आइडिया यानी विचार होता है जो एक नई दुनिया बनाता है। अब वह नई दुनिया हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर बेस्ड इंडियन इकोनॉमी बनेगी। तो आप कैसे भी करके इसे बहुत बेहतर ढंग से डाल सकते हैं। यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यानी भारत फिर से क्लीन एनर्जी, भारत फिर से कोल बेस्ड एनर्जी सिक्योरिटी पर अब नहीं चलना चाहता है।
क्योंकि अगर ऐसा करता है तो कार्बन एमिशन, और आपको पता है उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसे में अब उसने जो नया विकल्प चुना है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, वो यही दिखाता है कि भारत अब पुनः कार्बन उत्सर्जन वाली नदी में उतरना नहीं चाहता है। कैसे भी करके आप इसको यूज करिए। हो गया इतने सारे निबंध, आंख बंद कीजिए, बस सोचते चले जाइए। ठीक है, सिलेबस जबरदस्त आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, यानी आधारभूत ढांचा। ये मेरी तरफ से आउट है बेटा, इस बार ये क्वेश्चन आ रहा है 2026 वाले, 27 में भी आ सकता है, लेकिन 26 में अगर नहीं आएगा तो आएगा, लेकिन तो 26 में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट आपके आ गया। और ये एनर्जी बनाएगा क्या, यानी जीडीपी को, डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को। तो इस यूनिट के साथ तो सब कुछ जुड़ा ही रहता है। और यह एनर्जी करेगी पर्यावरण संरक्षण, इसलिए जीएस पेपर 3 भी लगा दिया गया है। और ऑब्वियस अच्छी सरकारी नीति है जीएस पेपर 2 और उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे। और एथिक्स भी मैंने जिक्र आपको कर ही दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये नैतिकता का एक उदाहरण, चाहे पहली यूनिट लगाई चाहे छठी यूनिट लगाई, कोई मतलब नहीं, दोनों जगह आप इसको डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने आपके सामने रखे भी थे, अगर आपको याद है, शुरू में भी और अभी भी। अब आता है 2018, यानी वहनीय, एफोर्डेबल, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। ऑब्वियस है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों। एसेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। तो क्या ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये वही एनर्जी है कि नहीं, बोलो भाई, जिसकी तरफ अब हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के द्वारा जा रहे हैं, क्या ये सेम वही है कि नहीं? यानी हम यही लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं इस नीति के द्वारा। यानी पूरे प्रश्न की शुरुआत ही आपको करना है, यानी इस प्रश्न की ये 100% डिमांड वाला आंसर है, 100% डिमांड पूरी कर रहा है। दूसरा आता है 2018 मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? लियो भैया, तो बिल्कुल रखना चाहिए। और जो यह पॉलिसी है इसी विजन की तरफ लेकर के जाती है। अब उस समय प्रश्न पूछा कि भाई इससे संबंधित तथ्य यानी हम आज न्यूक्लियर एनर्जी में कहां खड़े हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पर हो यानी आउटपुट के लेवल पर हो, चाहे इनपुट यानी पॉलिसी के लेवल पर हो। फिर उसके बाद करा भय, यानी इसके साथ जुड़े हुए डर के, ऑब्वियसली सिक्योरिटी का डर, सुरक्षा का डर। तो लीजिए जैसे फुकुशिमा और वो जो नुकसान हुआ है उसको लेकर हो गया। दोनों प्रश्न 100% कनेक्ट है कि नहीं न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसलिए मैंने कहा ये आउट है 2026 के लिए, इसको आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है 2014 में कोयला पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, हालांकि अभी तो इररिलेवेंट हो गया है, लेकिन फिर भी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद 2018 जीएस पेपर 2 में ये पूछा गया आपसे कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत सारे, उन स्टेक होल्डर्स में नीतियां भी होती है, तो ये अच्छी नीति है। फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चर्चा में आया तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। ये तो केवल इसलिए लगाया जिससे आपको ध्यान रहे कि ये पेपर आउट, ये केवल आउट सिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं लगातार इन सब पर। यहां पर है स्वाभाविक रूप से कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी इस पृथ्वी की बनी रहे, इसलिए भी यह कदम एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, फिर जीएस पेपर 1 आपसे ज्योग्राफी में पूछा कि सतत विकास कैसे हासिल कर पाएंगे, तो उसमें एक या न्यूक्लियर एनर्जी वाला एग्जांपल अब आ जाएगा आपको। ठीक है ना। फिर इसके बाद भारत में फ्यूजन एनर्जी पर पूछा गया, जब चर्चा में रहा ITER प्रोजेक्ट को लेकर के 2025 में, तो जो चर्चा में उस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। केस स्टडी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन 2014 मैंने आपको लगाया है कि आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, इसके साथ ही विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता भी बढ़ रही। Nowadays there is an increasing thrust on economic development all around the globe. At the same time there is also an increasing concern about environmental degradation caused by development.
अनेकों बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकासिक प्रक्रम को रोक देना या उसमें काट-छांट कर देना भी साध्य नहीं है और ना ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसी कुछ फिजिबल स्ट्रेटजी पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद का शमन करने के लिए अपनाया जा सकता हो, यानी विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण हो। तो क्या यह वही साध्य रणनीति है कि नहीं जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट 2026 कह रहे हैं? आप कहेंगे जी हाँ सर। तो आप देख सकते हैं, अब ये फ्यूचर में प्रश्न आए उठा करके एक पॉइंट आपको लिखने को मिल गया। फिर एनवायरमेंट पर ऐसे भी आ रहा है, वन पर आया, तो ऑब्वियस है अब इस विषय पर भी आपसे पूछा जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी। विचार एक दुनिया खोजता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। बहुत सारे निबंध मैंने जिक्र कर दिए हैं। आई होप आपको आनंद की अनुभूति हो गई होगी। अब इस टॉपिक को थोड़ा मैं बारीकी से पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये आ रहा है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा इस पर घुस जाऊं, ठीक रहेगा बच्चों? चलिए तो घुस जाते हैं इस पे और लाइफ को एकदम मस्त कीजिए। बस आप लोग डरिएगा नहीं। ये जो स्टेट पीसीएस में भाग रहे हैं ना डर करके, बहुत कम सीट है। सुन लीजिएगा, स्टेट पीसीएस में राज पटेल की कौन सी रैंक है? 22nd रैंक छत्तीसगढ़ पीसीएस। इसके बाद भी उस लड़के को ग्रुप सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्रुप सी मिल रहा है। ये जो आपके जीवन को बदलने वाली बात बता रहा हूं, ग्रुप सी मिल रहा है, भूल जाऊंगा। ठीक है, ग्रुप सी मिल रहा है। अब वो क्या कर रहा है? यानी उसने इस नौकरी को छोड़ दिया है। क्या किया है? छोड़ दिया है कि अब इसे हमने करना ही नहीं है सर। अब क्या करेगा? यानी उसका जो यूथ मिनिस्ट्री में जो उसको गजेटेड नॉन गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, यानी गजेटेड नहीं लेकिन ग्रुप ए की नौकरी है। अच्छा खासा वेतन, 70-80 हजार से सैलरी स्टार्ट होगी। कितने से? 70-80 हजार से उसकी सैलरी स्टार्ट होगी। ये वो ज्वाइन करने जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर उसका आ गया। तो ये यानी पीसीएस छोड़ करके, क्योंकि पोस्ट में दम नहीं है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 22वीं रैंक लगाने के बाद भी वो लड़का अब यूथ मिनिस्ट्री ज्वाइन करने जा रहा है, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। और ये उसको कहां से नौकरी मिली? यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, क्योंकि उसने इंटरव्यू दिया था 2023 का। तो उसी के बेस पर प्रधानमंत्री की जो योजना है, उस योजना के तहत उसने फॉर्म भरा और जितने बच्चे भरते हैं सबको मिल जाता है। तो यही तो आप लोगों से कह रहा हूं कि जितने एक बार प्री खूब अच्छे से निकाल करके मुझे मेंस दे दो, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू कॉल करा ले जाएं। उसके बाद आपकी भी तो ग्रुप ए की नौकरी फिक्स हो गई। कहां थक्के मार रहे हो, बीएड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो छोटी छोटी नौकरियों का चक्कर पाल रहे हो। यार ग्रुप ए नॉन गजेटेड एसएससी से तो अच्छी नौकरी है ना। और खासकर लड़कियों महिलाओं आपके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है बेटा। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर की कमाई उमाई देखो, करप्शन है, करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। तो अगर हम रियलिटी को लेकर के चले तो लड़कियां उतना करप्शन नहीं कर पाती। वो लेन देन, उनके अंदर एक हेजिटेशन, संकोच है। पुरुष तो इधर उधर करके अपना इधर रख लिए, उधर रख लिए। तो लड़कियों के लिए तो मैं एक रिक्वेस्ट करके कहूंगा, महिलाओं के लिए, कि ये जो मोदी जी ने आपके हाथ में रसगुल्ला दोनों हाथों में दिया है, कि एक बार इंटरव्यू कॉल, भगवान करें सेलेक्ट हो जाइए। मेरा भी भला उसी में कि आप वहां सेलेक्ट होना कि यहां। लेकिन फिर भी आप जो ये बकवास की तरह भाग रहे हो छोटी छोटी नौकरियों में कि पीसीएस में हो जाए, उसके लिए अलग पढ़ाई कर रहे हो, आईएएस भी कर रहे हो, एक बार पूरी शक्तियों को केंद्रित कर दो और ज्वालामुखी की तरह फट जाओ। इंटरव्यू कॉल करा लो बस। क्या करा लो? इंटरव्यू कॉल करा लो, तुरंत नौकरी फिक्स है। राज का हुआ तो मैंने फिर हर्षिता को, राज से बात कराई मैंने, राज को हर्षिता का नंबर दिया। अब इस बार वो भी फॉर्म भर रही है। मतलब इसमें फिक्स होता है आपका, ये नहीं होता कि उसमें कुछ अलग है आपके पास। ऐसा बनाया ही गया है, क्योंकि सरकार को एक अच्छी टीम चाहिए ना। तो इंटरव्यू जो बच्चे दे के, सोचो इंटरव्यू जो देख करके फेल हैं, उनकी कद्र मोदी जी आज कितनी कर रहे हैं। हम लोगों के टाइम में क्या ही था यार, कुछ था ही नहीं। मैं भी तो इंटरव्यू दे करके फेल हूं, और मेरा बच्चा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा ग्रुप ए में नॉन गजेटेड ऑफिसर में यूथ मिनिस्ट्री में जा रहा है। तो सोचिए कि मेरा कौशल क्या होगा, ज्ञान नहीं, उस पर तो मैं शून्य, मेरा स्किल क्या होगा
कि मैं खुद इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, वो इस नौकरी में जा रहे हैं। इंटरव्यू फेल वालों का भी मैं बात कर रहा हूं, और हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स हैं, कोचिंग वाले। तो आप सब लोग अपना जान लगाइए ना यार, छोटी छोटी चीजों में लगे पड़ो। चलो ठीक है, तो आइए अब जरा इस टॉपिक की तरफ रुख किया जाए। यानी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़े थे ना, तो ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है। जैसे उस पर लगातार कई क्वेश्चन पूछे गए थे, सोचो एनईपी इसका भी नाम है, एनईपी उसका भी नाम था। यहाँ एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना ही अंतर। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, अरे भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, और वहां एजुकेशन था, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय विद्युत नीति है, यहां मैं लिख देता हूं राष्ट्रीय विद्युत नीति। अभी इस पर डिटेल कंटेंट आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम ऐसा कहें कि यह जो है, अरे भाई मिलो भाई, भारत की ऊर्जा व्यवस्था का नया रोड मैप। ये भारत की ऊर्जा व्यवस्था का नया रोड मैप है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछूं कि भारत में बिजली का सबसे भरोसेमंद स्रोत क्या है? बोलिए, सबसे भरोसेमंद स्रोत, रिलायबल सोर्स, क्या बोलेंगे? रिलायबल सोर्स क्या है? आपके मन से आएगा सर कोल 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 कोयला, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब आप कहेंगे यस सर आएगा, भाई कोयला ही आएगा। अब फिर एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, न्यू क्वेश्चन। अरे भाई क्या हो रहा है, ये कौन सी पेन ले ली मैंने, सॉरी। ये ठीक है। अब एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अब न्यू क्वेश्चन क्या है कि क्या, नंबर वन, कि क्या यही कोयला आधारित मॉडल 2047 का विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, दूसरा 2070 तक नेट जीरो, और तीसरा सस्ती व भरोसेमंद बिजली, अफोर्डेबल एंड रिलायबल पावर दे पाएगा? सस्ती। आप कहेंगे नहीं सर नहीं दे पाएगा, और जैसे ही आप कहेंगे नहीं दे पाएगा, वहीं से जन्म लेगा यह राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और उसकी आवश्यकता। तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले क्या, कि भैया ये जो नीति आई इसकी आवश्यकता क्यों। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? पहला पॉइंट सब बताएंगे, ठीक है। अब कुछ नए बच्चे होंगे, सर ये तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन जरा ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ये होती क्या है, ये होती क्या है? ठीक है ना। ये बच्चा एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है ना, जैसे अभी बारिश हो रही थी, तो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल करा दूं। जैसे हमारे यहां अभी बारिश हो रही है, तो मैं बारिश में ये छाता लेकर के आया, ठीक है ना। क्या लेकर के आया? ये छाता लेकर के आया। वैसे ही जो ये राष्ट्रीय विद्युत नीति होती है, इसे हम बोलेंगे अम्ब्रेला पॉलिसी। क्या है? यानी छत्र नीति या छाता नीति। तो यह एक अम्ब्रेला पॉलिसी है, यानी छत्र नीति है, जो यह तय करती है, क्या तय करती है? पहला, कि बिजली किस स्रोत से बनेगी, दूसरा कितनी मात्रा में बनेगी, क्वांटिटी, तीसरा किस उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को मिलेगी, और चौथा किस कीमत यानी टैरिफ पर मिलेगी, ठीक है, और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से इसकी कितनी महत्ता है। आई होप आप समझ गए हैं यहां तक का सारा पॉइंट, ठीक है ना। अब इसको रख देता।
ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यानी 5 चीजें इसमें तय की जाती, इसीलिए इसे अम्ब्रेला पॉलिसी कहते हैं। मेरे बच्चों, अब कुछ और यहां पर क्लियरिटी आपको जाननी होती है एज अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यह कोई लॉ यानी कानून नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी डायरेक्शन है। पीडी लिख दे रहा हूं, यानी नीति दिशा या नीतिगत दिशा है, यानी हमारी नीति को दिशा दे रहा है। इसी नीतिगत दिशा के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसी के बेसिस पर राज्य सरकारें नंबर 1, स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं नंबर 2, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, यानी बिजली को नियम कानून में बांधने वाला जो आयोग है, तीसरा बिजली वितरण कंपनियां जिसे हम डिस्कॉम्स कहते हैं मेरे बच्चों, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी जो विद्युत से संबंधित निजी खिलाड़ी हैं, जो बिजली पैदा करने का काम करते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, अपने निर्णय लेती हैं। यानी इसी आधार पर ये सारे निर्णय लिए जाते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे बिजली नियामक आयोग हो, चाहे डिस्कॉम हो, चाहे निजी कंपनियां हो, अपने निर्णय लेती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब आता है नई नीति 2025 की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले ये पॉइंट आपके सामने। ठीक है, क्यों पड़ी? तो पुरानी यानी 2005 की सीमा होगी, कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी? एक मिनट, थोड़ा छाते का पानी गिर गया स्क्रीन पे, एक मिनट बच्चों, थोड़ा स्क्रीन ठीक है, ठीक है। तो 2005 में ये जो नीति थी ये ओल्ड हो गई, यानी पुरानी हो गई इसकी, और जो पुरानी होती है उसकी सीमाएं भी हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा था क्या? आप कहेंगे सर नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, सोलर विंड एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों महंगी थी उस समय, थी कि नहीं थी? आप कहेंगे जी हां सर। फिर तीसरा, न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की संकल्पना नहीं थी, अब शांति एक्ट के द्वारा हो गई है। फिर उस समय क्या था? ठीक है, तो अब हो गया 2026 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब जो जरूरत पड़ी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव, या जो है विजनरी डिसीजन लेने की, तो ये चीजें बदल गई। यानी पहला, अब क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और भारत ने बहुत सारे क्लाइमेट प्लेज लिए हैं, जलवायु प्रतिबद्धताएं 2070 वगैरह, कार्बन न्यूट्रल, वो सब आपको बताया गया। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोयले से प्रदूषण भी फैला है, और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम कोयले का, अच्छा कोयला हमारे यहाँ है नहीं, हम सब इंपोर्ट करते हैं। और डिस्कॉम्स यानी जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, यानी घाटे में चल रही हैं। तो इन्हीं चीजों को संबोधित करते हुए 2026 में 2005 वाले को चेंज करने का निर्णय लिया है, यानी नई नीति आवश्यक हो गई। यानी आपको मैंने इसके द्वारा सिखाया कि कोई नीति क्यों आवश्यक हो जाती है। अब आता है भारत की वर्तमान बिजली व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चों। क्या? भारत की वर्तमान बिजली व्यवस्था, ये भी तो आपको जानना होगा ना, तभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो। तो भारत की जो बिजली है वो क्या है? यानी ग्रिड आधारित बिजली है, ग्रिड के थ्रू हम देते हैं, ग्रिड आधारित, ग्रिड पावर है, और ये कोयला प्रधान है, कोयला डेंस है, आप सबको पता है। तो पहला ये हो गया, ठीक है ना। आज इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो हम बिजली दे रहे हैं, यानी जिसे हम इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, कैप्टिव पावर कहते हैं, वो भी कोल बेस्ड है, यानी कोयला प्रधान है। तो ग्रिड आधारित भी कोयला प्रधान, जो घर घर हर जगह पहुंच रही उद्योगों को जो हम दे रहे हैं वो भी कोयला प्रधान है। ठीक है ना। और कैप्टिव पावर का अगर आप एक थ्योरेटिकल आंसर चाहेंगे, मैं तो व्यवहारिक रेफरेंस में बताया, तो कैप्टिव पावर का अर्थ होता है कि उद्योगों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बनाई गई बिजली, कैप्टिव पावर कि उन्होंने अपने लिए स्वयं बनाया। तो इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर यानी औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जो उद्योग एनटीपीसी
स्वयं बिजली बना रहा है अपने उद्योगों के लिए, ठीक है, वो भी कोयला प्रधान है। तो कैप्टिव पावर मींस उद्योगों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बनाई गई बिजली। तो चाहे ग्रिड आधारित बिजली हो, कोयला प्रधान है, चाहे उद्योगों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाई गई बिजली यानी इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर, वो भी कोयला प्रधान है। और स्वाभाविक है इसी पृष्ठभूमि में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अरे सॉरी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को देख पा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो जाता है कि इसके क्या क्या प्रावधान है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। तो स्वाभाविक है, यानी न्यूक्लियर ऊर्जा को मुख्य स्तंभ बनाना। तो न्यूक्लियर पावर एज कोर पिलर, क्या है, एज कोर पिलर। तो अब मैंने आपको बताया, यानी ये 2026 की नीति क्या कहती है, कहती है कि न्यूक्लियर ऊर्जा भारत की लॉन्ग टर्म, लिख लीजिएगा LT, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, यानी भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्लीन, स्वच्छ, प्रश्न में यही लाइन थी, विश्वसनीय, रिलायबल और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल सोर्स है, सोर्स। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी पहले पॉइंट को जो मैंने बताया उसको ऐसे आप समझिएगा, कम कार्बन उत्सर्जन, लो कार्बन एमिशन करती है, 24/7 बिजली है, ठीक है, और कोयले का विकल्प है। तो पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं जिन पर काम किया जाएगा, ऑब्वियस है। तो एक पहला है स्मॉल मॉड्यूलर, SMRS, मैंने आपको विस्तार से पढ़ा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, बहुत बार करा चुका हूं। ये छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होने के कारण इनका लाभ बहुत है, यानी इनको भूमि की आवश्यकता कम पड़ती है, रिस्क कम है, और फेज्ड इंस्टॉलेशन होता है, यानी चरणबद्ध रूप से स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम इसको बना सकते हैं इजिली, और यह इंडस्ट्रीज के लिए बहुत उपयुक्त है। तो यानी इंडस्ट्रियल कैप्टिव पावर अगर SMRS से चलेगा तो कोल प्रधान हट जाएगा, और कितना कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, आप स्वयं विचार कीजिए। आई होप आप समझ गए। तो पहला हो गया। दूसरा तकनीक है, यानी भारत स्मॉल रिएक्टर। क्या है, भारत स्मॉल रिएक्टर, यानी भारत में विकसित इंडिजीनियस डिजाइंड मेक इन इंडिया और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के तहत वो भी इसमें काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला प्रावधान हो गया, न्यूक्लियर पावर को बिजली का कोर पिलर बनाया जा रहा है। उसके लिए दो तकनीकों का मैंने जिक्र कर दिया, भारत स्मॉल रिएक्टर्स और जो मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे, और दूसरा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो पहला प्रावधान आपके सामने आ गया है। अब आता है दूसरा प्रावधान, इसका क्या है, उद्योगों को सीधे न्यूक्लियर बिजली उपयोग की अनुमति, यानी उद्योगों को सीधे न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने की अनुमति मिल गई, यानी डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर यूज करनी है। पहले क्या होता था, बिफोर, यानी इसके पहले 2005 के कानून से न्यूक्लियर केवल सरकारी संयंत्र यानी गवर्नमेंट प्लांट ही उपयोग करते थे, जैसे सरकार का कोयला, डीजल, गैस, ये लोग याद रखिएगा। अब क्या किया जाएगा, अब यानी नाउ वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ता, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सीधे न्यूक्लियर बिजली उपयोग कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव होगा स्टील, वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भी हम शिकार होने से बचेंगे। स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग, यहां पर कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, सीबैम वगैरह के तहत जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है कम होगा, भारत की वस्तुएं संकट से बचेंगी, ठीक है ना। तीसरा प्रावधान क्या है, कोयला आधारित, कोल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट का प्रतिस्थापन, रिप्लेसिंग कोल बेस्ड कैप्टिव प्लांट्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन तो यह नीति कहती है कि जहां तकनीकी रूप से संभव हो, टेक्निकली फिजिबिलिटी हो, कोयला हटाओ, न्यूक्लियर लगाओ, ठीक है। तो ये यहां पर कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, और आई होप इसको भी आप समझ सकते हैं। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, जो सेवानिवृत्त, यानी जिनकी सेवा ले, जैसे कोई रिटायर हो जाए, तो ऐसे ही बहुत से थर्मल प्लांट भी रिटायर हो जाते हैं,
उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो सेवानिवृत्त थर्मल प्लांट साइट्स का, यानी जो स्थल वो खाली पड़े हैं उनका पुनः उपयोग, यानी पुराने थर्मल प्लांट जो अब वर्किंग नहीं है, तो उनके पास भूमि तो है ना, उनके पास ट्रांसमिशन की सुविधा है ना, बिजली, पहले तो बिजली वो बना के भेजते ही थे ना, श्रमिक वहां पर पहले से मौजूद हैं, तो इन्हीं स्थलों पर न्यूक्लियर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया ये है। और प्रावधान नंबर 5, यानी न्यूक्लियर टारगेट जो रखा गया है 2047 तक, वर्तमान 8.6 गीगावाट से बढ़ा के 100 गीगावाट, सॉरी 8.8 से बढ़ा करके 100, वाव। यानी विकसित भारत के लिए भारत सरकार का विजन है कि एनर्जी बैकबोन होगा यह जो है न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट, मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका छठा प्रावधान भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। छठा प्रावधान है ग्रीन बॉन्ड में न्यूक्लियर। अब लिखिएगा ग्रीन बॉन्ड में न्यूक्लियर, यानी मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन बॉन्ड से भी इसे जोड़ दिया गया, यानी न्यूक्लियर अंडर ग्रीन बॉन्ड। पहले केवल सोलर और विंड ही ग्रीन बॉन्ड में आते थे, अब न्यूक्लियर भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी लो कार्बन एनर्जी है। ठीक है, फिर इसका एक सातवां प्रोविजन, सातवां प्रावधान भी है मेरे प्यारे बच्चों कि नवीकरणीय ऊर्जा बनाई भी खूब जाएगी और उसका भंडारण भी बहुत अच्छे से किया जाएगा, यानी सोलर और पवन का भी विस्तार किया जाएगा अब अलग से, न्यूक्लियर के अलावा बैटरी स्टोरेज बढ़ाया जाएगा और पम्प्ड हाइड्रो की प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा, ग्रिड स्थिरता के लिए काम किया जाएगा। तो न्यूक्लियर के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा और इस ऊर्जा को अच्छे से स्टोर किया जाए उसकी भी व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की गई। प्रावधान 8 क्या है? बिजली मांग का अनुमान इसमें लगाया गया है कि अगर 2030 तक का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 2000 किलोवाट प्रति व्यक्ति, और 2047 तक लगभग 4000 प्लस किलोवाट प्रति व्यक्ति की ऊर्जा की मांग होगी। क्यों? क्योंकि शहरीकरण बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग होगा तो उनको चार्ज भी करना, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी जा रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इस डिमांड के अनुरूप हमें काम करना है। 9वां इसमें जो बात कही गई है जिसे हम प्रावधान ही कहेंगे, डिस्काम में सुधार किया जाएगा, यानी बिजली वितरण करने वाली कंपनियां जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में उनको ठीक किया जाएगा, यानी डिस्काम रिफॉर्म कैसे किया जाएगा। लागत आधारित टैरिफ, ऑब्वियस जितनी लागत लगेगी उसी के आधार पर हमको और आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे हम हो आप हो चाहे कोई भी हो, यानी कि लागत कंपनियां निकाल सकें, अपना लाभ निकाल सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ये सब कहा गया। और जो भी ट्रांसमिशन वगैरह में बिजली का नुकसान होता है उसको भी ठीक किया जाएगा। तो 9वां ये हो गया, यानी डिस्काम को मजबूत किया जाएगा। 10वां मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक टैरिफ रिवीजन, यानी टैरिफ एक बार तय हो गया तो अब जरूरी 3 साल चले। मान लीजिए 1 साल तय हो गया कि 5 रुपया पर यूनिट, लेकिन 3 महीने बाद रेट बढ़ जाता है उत्पादन का किसी भी कारणवश, तो वो 5 रुपए के बजाय 5.25 रुपए हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों इंडेक्स्ड लिंक्ड स्वचालित टैरिफ ये हो जाएगा। और इसके बाद इसमें किया गया है 11th, यानी क्रॉस सब्सिडी रिफॉर्म। क्रॉस सब्सिडी रिफॉर्म का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होंगी, जो इंडियन रेलवे है, जो मेट्रो रेल है, इन सबको छूट दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत जो बिजली बनेगी, यानी कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ी सस्ती बिजली मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस सामाजिक लाभ जिससे सुनिश्चित हो सके कि मेट्रो का किराया ना बढ़े, रेल का किराया ना बढ़े, उनको थोड़ी सस्ती बिजली दी जाएगी। आई होप आप समझ गए। कुल मिलाकर के 11 पॉइंट किए गए यहां पर। अब आता है कि उद्योगों के चिंताएं क्या हैं, यानी ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, जो पहली चिंता है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, वो है हाई कैपिटल कॉस्ट, यानी उच्च पूंजी लागत। उच्च पूंजी लागत यानी थर्मल अगर हम पैदा करना चाहते हैं प्रति मेगावाट तो 6 से 7 करोड़ लगता है, और न्यूक्लियर करेंगे 30 करोड़ लग जाएगा प्रति मेगावाट।
तो ये कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और दूसरा होता है ईंधन स्वायत्तता की कमी है, यानी यूरेनियम इनके लिए ईंधन है और यूरेनियम पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू आएगा जो उद्योग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए। अब एक कंक्लूजन कि एनईपी 2026 भारत को कोयला प्रधान अतीत से न्यूक्लियर नवीकरणीय भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास है। लेकिन आपको अच्छे से पता, कोई भी नीति हो उसकी सफलता इम्प्लीमेंटेशन नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 2, नियमन और ट्रस्ट पर निर्भर करती है। और ये तीनों जब तक नहीं होगा तब तक इस पर भी संशय के बादल मंडराते रहेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे क्या? एक बार जरा इस प्रश्न को देखिए। आ गया बेटा? आनंद की अनुभूति हुई क्या? इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे? ठीक है, कोई भी दिक्कत तो इसका आंसर पीडीएफ में अभी आपको मिलेगा। जो बच्चे नए हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी हमारे ऐप पर, ये पीडीएफ 199 रुपी मंथ, पूरा महीने की पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। बाकी 6 मंथ और 1 ईयर का भी आप जो चाहें ले सकते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स का बहुत सारा कंटेंट होता है। बाकी ये मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट और उसके साथ साथ हमारे कोर्सेस, यानी अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं या ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बो लेना चाहते हैं, जरूर आइए बच्चों। बहुत जबरदस्त आपको मजा आएगा। इधर उधर भटकने के बजाय 10-5 हजार अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो 5,000-6,000 का कोर्स मत लीजिए, क्योंकि वहां कोई लाइबिलिटी आपके लिए रहेगी नहीं। ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। आपको लगता है कि 10,000 में आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी है। जो पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं उनको जीएस फाउंडेशन ऑप्शनल दोनों, एक भी पैसा नहीं देना होता है, वो सब उसके अंतर्गत शामिल होता है। आईएएस की मेंटरशिप अवेलेबल है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस की भी मेंटरशिप अवेलेबल है। मेंस की तो हर एक एग्जाम की जो यूपीएससी पैटर्न पर मेंटरशिप में दे रहा हूं। बाकी ये अभी जो ऑफर चल रहा है, हमारा सर्वे और बजट की क्लास आने वाली है, तो सर्वे और बजट अलग से पढ़ना चाहें तो 1999 में है। बाकी अगर आप उसको टेस्ट सीरीज के साथ लेना चाहते हैं तो ये सारे विकल्प हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे टॉपिक ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सरस्वती पूजा है तो मैं थोड़ा सा आप सब से अभी अनुमति चाहूंगा, और आप सब इन टॉपिक्स को डिटेल से, अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे। मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए, केवल यही एक टॉपिक है जो नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन चूंकि मैसेज आया है तो जाना अभी ठीक है। आप इन सभी टॉपिक, क्योंकि मैंने सब डिस्कस कर दिया है स्टार्टिंग में, तो आप इसको पढ़ें और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और विस्तार से इसको आप लोग निपटाएं, ठीक है बच्चों। बाकी तो सारे वही है, केवल एक विदेश नीति एआई वाला टॉपिक था और बाकी ये टॉपिक था, ठीक है। तो थोड़ा सा सरस्वती पूजा है, सामूहिक है, तो एक बार मैं निपट लेता हूं, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।